गुड आईएमसी। मैं संदीप वाही स्वागत करता हूं आप सभी का आईएमसी टॉक्स के आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है, जिसको हम बखूबी महसूस कर सकते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी खूबसूरती के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। आज इस एपिसोड के जरिए हम जानेंगे कि स्किन प्रॉब्लम क्या होती हैं, कैसे होती हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर रमन। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड आईएमसी डॉक्टर रमन। गुड आईएमसी संदीप जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूं सर, फर्स्ट क्लास। ग्रेट। डॉक्टर साहब, आज हम बात करने वाले हैं स्किन के ऊपर जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे ओवरऑल हेल्थ में, ओवरऑल शरीर में स्किन का क्या महत्व है? देखिए संदीप जी, जैसे आपने कहा कि स्किन जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। हर तरफ हमारा जो बाहरी जो हमारा रूप है वो हमारी त्वचा से ही नजर आता है। तो सबसे बड़ा तो है कि हमारा जो चेहरा है, जो हमारी पहचान है, तो खूबसूरती जो है हमारी त्वचा से पता लगती है। बिल्कुल। ठीक है। तो स्किन का बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या रोल है? सबसे पहले तो ये हमें प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन मतलब कि हमें बचाता है, बाहर के पॉल्यूशन से हमें बचाता है ना, डस्ट से बचाता है। दूसरा, टेम्परेचर जो है महसूस जो होता है वो हमें स्किन के थ्रू होता है, क्योंकि हमारे स्किन पे कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स से हमें पता लगता है ठंडा है, गर्म है ना, ठंडी ज्यादा है, कैसे पता लगती है। तीसरा, स्किन जो है वो विटामिन डी को बनाने में बहुत जो है मदद करती है, क्योंकि विटामिन डी जो है वो धूप के द्वारा जो है, जब हम धूप में बैठते हैं तो स्किन के ऊपर जब यूवी रेस पड़ती हैं तो उसके थ्रू विटामिन डी का जो है प्रोडक्शन या सिंथेसिस होता है। इसके साथ साथ स्किन जो है हमारी इम्यूनिटी में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि बाहरी जो आक्रमण है, बैक्टीरियाज हैं, वो कहीं ना कहीं, देखिए, इन्फेक्शन या तो हमारे माउथ के थ्रू जाएगा, हमने कुछ गलत फलत खाया, या फिर स्किन बैरियर को तोड़ते हुए जाएगा। तो स्किन जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ऐसे बैक्टीरिया से, हार्मफुल फंगस से, इन सब से। तो स्किन का एक बहुत बड़ा रोल है और स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हमें हमेशा एक स्किन केयर रूटीन यूज करना चाहिए। आगे इस पे हम बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब। इससे पहले मैं जानना चाहूंगा आज की डेट में स्किन से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों हो रही हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। युवावस्था की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तो आजकल लोग परेशान हैं एक्ने से, यानी कि पिंपल्स, जिनको हम आम भाषा में बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको युवान पीढ़िका कहा जाता है। ओके। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है ना, खुरदरी त्वचा। देखा जाए कुछ और बीमारियां जैसे एक्जिमा होता है, उसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, खारिश होती है। सोराइसिस नाम की एक बीमारी होती है, उसके अंदर हमारी स्किन जो है वो जल्दी जल्दी झड़ने लग पड़ती है, नए सेल्स आते हैं और वो टूटने लगते हैं। सोराइसिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है। फंगल इन्फेक्शन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आज के समय में। आप देखिए, हर स्किन का अगर पेशेंट्स देखें हम ओपीडी में, तो हर दूसरा तीसरा पेशेंट स्किन का जो होता है वो फंगल इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है। उसमें दांत, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ना, खुजाता रहता है पेशेंट। हाँ, दांत खाज। ठीक है। इसके अलावा कई तरह के दाने, इन्फेक्शंस स्किन के ऊपर होते रहते हैं, क्योंकि जो बाल हैं वो अगर कहीं से टूट जाए तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना, बाल तोड़ हो गया, पस पड़ जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ फेस से रिलेटेड, खासकर जो मैं अगर बात करूँ चेहरे की, तो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत आजकल देखने को मिल रही है, जिसमें कि झाइयाँ, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये कुछ आम प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, बट मुख्यतः आज के समय में जो हम देखते हैं वो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर साहब, एक एक करके हम इन मुद्दों पर चलते हैं, मगर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इन प्रॉब्लम्स के आखिर में कारण क्या है? तो देखिए संदीप जी, जैसे आपने कहा कॉजेज के बारे में, आपने स्टार्टिंग में बताया कि पॉल्यूशन है ना, प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है। तो स्किन प्रॉब्लम्स को हम ना 2-3 इनके कारणों पे अगर हम जाएं तो इसके हम 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तो है बाहरी कारण और एक है इंटरनल कॉजेज। ठीक है। बाहरी कारण जैसे कि पॉल्यूशन हो गया है ना, वातावरण में प्रदूषण इतना ज्यादा हो रखा है, एक तो ये हो गया। दूसरा है यूवी रेडिएशंस। ठीक है, सूरज की धूप से ज्यादा तक अगर हम उसमें रहते हैं तो उससे हमें दिक्कत होती है। ठीक है, रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण हो गया है आज के समय में, जिससे स्किन की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ हार्श केमिकल्स का यूज करना, उनके साथ हम रेगुलर संपर्क में आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमें स्किन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये तो कुछ बाहरी कारण है। अंदरूनी बात की जाए तो जरूरी नहीं है कि, अच्छा, लोग सोचते हैं अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो वो स्किन की ही प्रॉब्लम है, मतलब बाहरी प्रॉब्लम है, बाहरी प्रॉब्लम है, अंदर से कुछ नहीं है। हाँ, इंटरनली देखा गया है कि इंटरनली अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है
तो आपकी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं पैदा होती हैं। तो एक तो इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, दूसरा देखा जाए थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो थायराइड पेशेंट्स में देखने को मिलती है, ओके, ठीक है। एक्ने की बात की जाए, जो मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो युवावस्था में होती है, तो उसका कारण क्या है? एक्सेसिव ऑयल का पैदा होना स्किन के ऊपर। अब जब स्किन के ऊपर अगर एक्सेसिव ऑयल पैदा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंटरनल बॉडी जो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस में जा रही है, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होगा, ठीक है। विटामिन B12 अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो कई लोगों में हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, ओके, ठीक है। ये लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन विटामिन B12 की कमी की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। एक और कारण है, वो है लीवर का कमजोर होना। अच्छा, लीवर अगर आपका ढंग से काम नहीं कर रहा है तो भी आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अगर लीवर डिटॉक्स नहीं कर रहा है आपके ब्लड को या आपके शरीर से टॉक्सिन्स को नहीं रिमूव कर रहा है तो वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एकत्रित होंगे, बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाएगी और धीरे धीरे आपकी स्किन के ऊपर उसके लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। और लाइफस्टाइल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एक्सरसाइज की कमी, ठीक है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा ना, किसी इंसान की कहते हैं तेरी तो यार रंग ही फीका पड़ गया है, हुआ क्या है? तो वो यार चिंता में रह रहा है ना। तो वो फीकापन क्या है, वो एक आम भाषा में बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आपकी स्किन हेल्थ के लिए। अच्छी नींद की कमी, स्लीप आजकल लोग नहीं ले रहे हैं, वो बड़ा कारण है। इसके अलावा मैं और बात करूं, थोड़ा सा इसको और समझें, तो आजकल गैजेट्स का हम यूज कर रहे हैं। अब गैजेट्स को हम इतने समय तक, कई लोग तो मैं देखता हूं, अच्छा हम बोलते हैं 1 या 1.5 फुट की दूरी पर रखो, कई लोग तो बिल्कुल पास में, अब उससे भी तो रेडिएशन निकल रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इतने पास से किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो क्या उसके रेडिएशन का हमारे चेहरे पर स्किन पे फर्क पड़ेगा? ठीक है। फोन हम लगा के सुनते हैं, है ना, ऐसे लगा के सुनते हैं। अब घंटे घंटों भर लोग आजकल फोन पे ऐसे लगे रहते हैं। फोन कितनी बार हम टच करते हैं, कैसे कैसे हाथों से टच करते हैं, कितने जर्म्स उस पे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब लोग इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि स्किन सिर्फ आपने बाहर से साफ कर लिया वो ही काफी नहीं है, वो एक रूटीन है, लेकिन आपको इन सारी चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं ऐसा पुराने जमाने में भी कहा जाता था और आज भी वही चरितार्थ है कि स्किन आपका आईना है। हाँ, कि आप अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से कितने स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं, ये आपका आईना है। एग्जैक्टली हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो गट है आपका वो सही है कि नहीं, वो आपकी त्वचा से पता लगता है। क्या बात, मिरर है ना। तो आपका जो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, कि गट हेल्थ भी आपकी जो आपकी स्किन से पता लगती है। डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जब हम बात करते हैं पिंपल्स की तो अक्सर ये देखा जाता है कि 15 साल से 20-25 साल तक की एक एज ऐसी एज होती है जहां पर पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या मुख्य कारण लगता है आपको, इस एज में ही सबसे ज्यादा पिंपल्स क्यों होते हैं? नहीं, देखिए इसका कारण ये है कि ये जो एज है बेसिकली, जो आपने 15 से 20 साल की कही, इस एज के अंदर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या हार्मोनल चेंजेस, इम्बैलेंसेस ज्यादा रहता है, मैं कहूँगा चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स क्या है? बेसिकली हमारे जो स्किन के सेल्स हैं या फिर जो हमारी स्किन की लेयर है, इसके ऊपर छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, खासकर मैं फेस की बात करूँ तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ऑयल प्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा होगा। अब जब वहां पे ऑयल प्रोडक्शन होता है तो होता है क्या संदीप जी, इसमें पोर्स होते हैं चेहरे की या पूरी स्किन की ऊपर जो होता है सतह पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल। जब ये ज्यादा एक्सेसिव ऑयल वहां पर निकलता है तो ये वहां पे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। इसके बाद वहां पे आपके डस्ट पड़ रही है, ये सब हो रहा है, तो उसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वहां पे इन्फेक्शन होता है और धीरे धीरे वो एक्ने का रूप ले लेता है। एक तो ये कारण है, ठीक है, एक्सेसिव ऑयल। दूसरा, आजकल जो टीन्स हैं, अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में इसको गर्मी की वजह माना गया है। हम कहते हैं चेहरे पे दाने हो गई, गर्मी हो गई, आम भाषा में कहते हैं, तो आयुर्वेद में इसको गर्मी यानी कि पित्त दोष से रिलेटेड माना गया है। अच्छा, पित्त क्या है? हॉट इन नेचर होता है, गर्मी है ना। जो भी चीज, अब आप देखिए आजकल लोग फास्ट फूड का कल्चर बढ़ गया है। अब इसमें सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं उनकी तासीर गर्म है, आम भाषा में हम बोले हैं ना, ज्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हैं, मिर्च ज्यादा खा रहे हैं, कॉफी का प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है, तो ये बॉडी में हीट को बढ़ाता है। ओके। आयुर्वेद ये भी मानता है कि इस एज ग्रुप के अंदर बॉडी में हीट बढ़ती है और उसका असर आपके स्किन के ऊपर देखने को मिलता है। तो एक्ने ये कारण हो गया।
कई बार स्ट्रेस की वजह से भी एक्ने फेस के ऊपर आता है। ओके। मैंने ये ऑब्जर्व किया प्रैक्टिस में, और ये ऐसा टेक्स्ट में लिखा भी हुआ है हमारी बुक्स में। और स्ट्रेस के साथ साथ अगर फिर मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले बात करी थी, लीवर की। लीवर हेल्दी नहीं है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इन सब का असर आपकी फेस की स्किन पर पड़ता है, और फिर धीरे धीरे करके एक्ने पैदा होते हैं। और फिर जब ये बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं देखने में खराब लगता है, कॉन्फिडेंस में कमी आती है। बिल्कुल। कई बार तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे यंगस्टर्स के पूरे चेहरे पे पिंपल्स भरे होते हैं, और बड़ा उनको भी अच्छा फील नहीं होता, और देखने वाले को भी बहुत अच्छा नहीं, देखने वाले को फील नहीं होता, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, और फिर उसके लिए वो कितना कुछ ट्राई करते हैं, मतलब जगह जगह कुछ कुछ चीजें यूज कर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत हो जाती है कि उनको, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ गई है संदीप जी डोमेन में, तो आजकल क्या हो गया, लोग थोड़ा बहुत ना खुद ही चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं, बजाय से कि वो एक्सपर्ट से मिले या किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको इस चीज की प्रॉपर गाइडेंस वहां से उनको मिल पाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो होती है वो एग्रीवेट होती रहती है। तो अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ जरूर बात करेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि पिगमेंटेशन, टैनिंग या डार्क स्पॉट आजकल ये भी बड़े आम देखे जा रहे हैं। एक एज ग्रुप के बाद, लेट्स से मुझे लगता है 30-35 साल से ऊपर जो भी कपल है या खास तौर पे लेडीज हैं, उनमें पिगमेंटेशन और टैनिंग की प्रॉब्लम या पैचेस स्किन पे दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट से दिखते हैं, इनका क्या कारण होता है? तो देखिए, पिगमेंटेशन के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, पिगमेंटेशन बेसिकली क्या है कि हमें समझना होगा कि आखिर पिगमेंटेशन किस टाइप की है। कई तरह की पिगमेंटेशन होती है। एक तो होता है कि कहीं कहीं छोटे छोटे दाने, दाग जैसे नजर आ जाते हैं। एक होता है कि पैचेस नजर आ जाते हैं। हमारा जो स्किन का कलर है, बेसिकली जो हमारा स्किन का टोन है, वो डिसाइड होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं। ये मेलानिन जो होता है, पिगमेंट जो होता है, ये हमारे स्किन के सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि ज्यादा धूप में रहने पर, जो धूप की, जो सन में जो यूवी रेस होती हैं, वो मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। ओके। तो जो लोग ज्यादा धूप में रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि यूवी रेस डायरेक्टली क्या करती हैं सर, मेलानिन को बढ़ाती हैं। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा, महिलाओं की अगर मैं बात करूं, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाँ जी। तो उसका कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। ओके। जैसे मीनोपॉज हो गया। ठीक है, कई बार प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस केस में भी पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। पीसीओडी, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें पीरियड्स की दिक्कत होती है, उसमें भी कई बार जो है हमें पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो थायराइड हार्मोन है, अगर वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में भी चेहरे पर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। विटामिन B12 की तो हमने बात कर ही ली। करेक्ट। इसके अलावा कई लोग कुछ हार्श केमिकल्स अपने चेहरे पे यूज कर लेते हैं। ओके, है ना, स्टीरॉइड्स की क्रीम यूज कर ली ज्यादा। अच्छा, कई बार क्या करते हैं, ज्यादा सुंदर बनने के चक्कर में कोई ब्लीचिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद उसका आफ्टर इफेक्ट देखने को कई बार पिगमेंटेशन के तौर पे देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जो कारण है उसमें यूवी रेस का सबसे बड़ा रोल है, वैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है। तो इसके लिए क्या है, क्योंकि जो यूवी रेस जो है, एक तो आपके मेलानिन को ज्यादा सीक्रेट करा रही है सेल्स में, दूसरा कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये कोलेजन क्या करता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, यानी कि लचीलेपन को। यस, है ना। तो कई लोगों की आपने स्किन देखी होगी, ढीली पड़ जाती है पिगमेंटेशन के साथ साथ, जाती है स्किन एज के साथ साथ। अब ये यूवी रेस जो है, ये कोलेजन को भी डैमेज करती हैं, इसके साथ साथ आपके मेलानिन को तो पिगमेंटेशन तो इंक्रीज कर रही हैं। दूसरा, कई बार ये देखा गया है कि अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो कई बार पिगमेंटेशन वगैरह, स्किन की कलरेशन जो होती है वो डल हो जाती है। ठीक है, नींद प्रॉपर ना आए तो अंडर आइज के नीचे जो है डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो ये कुछ कारण है मोटे मोटे पिगमेंटेशन के। ग्रेट। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आजकल स्किन में कॉमनली रेडनेस देखी जाती है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, इरिटेटेड स्किन दिख रही है, इनके क्या कारण होते हैं? तो इसके देखिए, अगर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से एलर्जी है, एक तरह से स्किन के ऊपर रेडनेस हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो इसके एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। एलर्जी जो है बेसिकली हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, बालों को कलर करते हैं, ठीक है, और उसमें एमोनिया वगैरह होता है। ठीक है, किसी को वो सूट नहीं करता है, उससे एलर्जी हो सकती है। ठीक है, कई लोग कुछ ऐसे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज कर लेते हैं जो स्टार्टिंग में तो ठीक लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो इरिटेंट कॉज करने लग पड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो लोग ज्यादा जंक फूड का यूज करते हैं,
शुगर इंटेक ज्यादा रखते हैं। एक्ने की हमने बात करी थी, ये पाया गया है कि जिन लोगों का शुगर इंटेक ज्यादा है, जो लोग ज्यादा मीठा खाते हैं, उनके अंदर इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, है ना। इंसुलिन क्या होता है? शुगर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और ये भी देखा गया है कि जिनका इंसुलिन स्पाइक होता है, उन लोगों के अंदर एक्सेस ऑयल रिलीज होता है चेहरे पे। अच्छा, हाँ, इसका रिलेशन है। ओके। तो जिसको डायबिटीज है उसको ज्यादा एक्ने हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो जब अगर आप ज्यादा शुगर इनटेक कर रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अब परफ्यूम कई लोग यूज कर लेते हैं बहुत तेज। अब परफ्यूम जो है कईयों के आजकल ज्यादा परफ्यूम जो मार्केट में है वो अल्कोहल बेस है, अल्कोहल बेस होते ठीक हैं, है, अल्कोहल बेस है। अब आपकी स्किन जो है इतनी सेंसिटिव है, खासकर चेहरे की, है ना। हालांकि कई इसलिए कहते हैं कि पहले जमाने में जो इत्र होते थे, इत्र क्या होते थे? एक्सट्रैक्ट होते थे, एसेंस होते थे, है ना, एक्सट्रैक्ट या एसेंस होते थे, तो वो स्किन फ्रेंडली होते थे। अब जो परफ्यूम्स हैं वो बेसिकली अल्कोहल बेस है, तो आप डायरेक्ट उसको कई बार लोग लगा लेते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे उनको दिक्कत होती है, ठीक है। वाटर इनटेक के लोग कम रखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एलर्जीज जो होती हैं वो बॉडी के अंदर जो होती हैं स्किन के ऊपर देखने को मिलती है। इसके अलावा आजकल डॉक्टर साहब एक और चीज बड़ी कॉमन देखी जा रही है, वो है फंगल इन्फेक्शन, जैसे दाद, खाज, खुजली हो गई, स्किन में जगह जगह पैचेस हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली फेस, चेहरा ही नहीं बल्कि शरीर के और पार्ट में भी आपको ये चीजें दिखती हैं। इसका क्या कारण होता है? तो फंगल इन्फेक्शन की बात की जाए तो ये तो मतलब आज के समय में मैं देखता हूँ हर तीसरा या दूसरा पेशेंट जो है ओपीडी में जो आता है स्किन की सर, वो फंगल इन्फेक्शन का आता है। बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है, ठीक है। और हकीकत की बात की जाए तो लोग इससे इतने परेशान रहते हैं, दवाइयां करते रहते हैं, लेकिन जाता नहीं है, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं बहुत ही मतलब ढीठ समझ लीजिए या ऐसा समझ लीजिए, जाता ही नहीं है ना। तो इसका कारण क्या है? देखिए, फंगस क्या है? बेसिकली फंगस जो होती है जिसको हम आम भाषा में फफूंद कहते हैं, ये उसी का एक वेरिएंट है, ठीक है, फंगस का। ये जो फंगस जब आपके स्किन पे कहीं से भी आ गई है ना, तो ये क्या करती है? ये ह्यूमिड, जैसे कि जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहाँ पे ज्यादा गर्माहट होती है, ये वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके। अब ह्यूमिडिटी ज्यादा कहाँ पे होगी? जैसे आपके अंडर आर्म्स हो गए, ग्रोइन एरिया हो गया, नीचे हो गया, कूल्हे हो गए, ऐसे एरियाज के अंदर जब हम पूरा दिन कपड़े पहन के रखते हैं तो वहां पे गर्माहट होती है, तो वहां पे ये फंगस जो होता है ग्रो करता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है, अपने अंडरगारमेंट्स को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करते, या कई बार जल्दबाजी में थोड़े से गीले कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, वो नहीं सूखे, वो पहन लिए, तो उसकी वजह से फंगस ने ज्यादा ग्रो कर लिया। इसका एक कारण है ऐसे लोगों के क्लोथ्स को शेयर करना, टॉवल्स को शेयर करना जिनको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है। अब क्या होता है, ये जो होता है ये झड़ता है, जो फंगस होता है, जैसे आपने इसको रगड़ा, ठीक है, अब वो उसमें आ गया, टॉवल में आ गया। अगर आपने बाय चांस उस इंसान का वो टॉवल यूज कर लिया तो ये आप में भी आ जाएगा, ठीक है। और ये इतनी जल्दी फैलता है और धीरे धीरे करके क्या करता है, इसकी पहचान ऐसी होती है कि इसका जो पैच होता है सर, वो ऐसा आपको लगेगा कि बीच में कुछ नहीं है ज्यादा, लेकिन वहां पे एक बाउंड्री वॉल सी बनी है लाल रंग की, एक घेरा सा बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम रिंग वॉर्म भी आपस आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है बेसिकली इसकी पहचान, उसमें खारिश, इंटेंस खारिश होती है। फिर पेशेंट क्या करता है, उसको खुजाता है। अब खुजाएगा किससे? हाथ से खुजा रहा है, हाथ से, नाखूनों में आ गया, अब आपके नाखूनों में आ गया, और दूसरे स्किन के पार्ट में जाएगा। अब आपने क्या किया, उसी हाथ से ऐसे कर लिया, वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये धीरे धीरे फैलता रहता है। जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, जब जिम करते हैं तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, और उसके बाद काफी देर तक वो, फिर उसके बाद कहीं निकल गए, इमीडिएटली आके क्लोज चेंज नहीं किए, तो वहां पे जल्दी जो है ये फंगस जो है ग्रो करेगा। अच्छा, लोग क्या करते हैं, कई बार जाने अनजाने स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस पे यूज कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये एग्रेवेट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत मतलब खराब है, और बहुत पेशेंट मैंने देखे हैं परेशान होते हैं, पूरी रात उनको खारिश परेशान करती है, जाके वो परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल, और दवाई खाते हैं, कुछ टाइम आराम मिलता है, लेकिन वो दोबारा से रिलैप्स होता रहता है। अच्छा, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, स्किन प्रॉब्लम में मौसम का क्या रोल है? क्या मौसम भी कोई प्रभाव डालता है हमारे स्किन के ऊपर? देखिए, मौसम का तो शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है ना। आयुर्वेद में तो ये कहा ही गया है कि मौसम जो है उसके अनुसार हमारी ऋतुचर्या होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या थोड़ा सा हम उल्टा हो गए हैं। आजकल देखिए, आप थोड़ी सी अलग सी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब देखिए लोग जो है सर्दियों में भी आइसक्रीम खा रहे हैं, बिल्कुल। तो शरीर में जो है मौसम के मुताबिक जो है चेंजेस आते हैं।
सर्दी होती है तो सर्दी के अंदर ड्राइनेस ज्यादा देखने को मिलती है। आप देखिएगा स्किन जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है। और जब स्किन ड्राई हो जाती है तो हमारा स्किन का जो लुब्रिकेशन सिस्टम खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोराइसिस जैसी बीमारी जो है वो ज्यादातर सर्दी के मौसम में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में ज्यादातर जो होता है एक्ने जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्वेटिंग ज्यादा होती है, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मैं बात करूं इसकी बरसात की, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब, अभी आप सोराइसिस की बात कर रहे थे जी। नॉर्मली ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जाती है, तो थोड़ा इसको आप और बेहतर तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, सोराइसिस जो है बेसिकली एक स्किन की ऐसी प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ किसी को ये होनी नहीं चाहिए। बाकी प्रॉब्लम्स को तो फिर भी इंसान हैंडल कर लेता है, लेकिन सोराइसिस अगर किसी को एक बार हो गई तो वो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है स्किन की। देखिए, हमारी जो स्किन है, हम सब जानते हैं कि जो बॉडी के सेल्स हैं ये टूट रहे हैं और बन रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है, स्किन में भी ऐसा हो रहा है सर, वो हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल। तो हमारी स्किन डेली रिपेयर हो रही है, डेड हो रहे हैं सेल्स, नए सेल्स आ रहे हैं। सोराइसिस में क्या होता है, ये जो साइकिल है ये फास्ट हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो स्किन के सेल्स डेड हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, उनकी एक लेयर बनना शुरू हो जाती है, नए सेल्स आ रहे हैं और पुराने सेल्स जल्दी जल्दी डेड हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, तो स्किन की एक लेयर जम जाती है। ओके। पपड़ी जम जाती है। जैसे सांप देखा है, सांप केंचुली छोड़ता है तो वो अपनी चमड़ी छोड़ देता है, ऐसे ही इस तरह से हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर से स्किन जो है वो झड़नी शुरू हो जाती है, पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है। खारिश बहुत होती है इसके अंदर, इंटेंस इचिंग होती है। ठीक है, और इसके जो मैं बात करूं, ज्यादातर जो एरियाज होते हैं हमारे स्काल्प के ऊपर, ठीक है, अच्छा। सर के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमारे जो आर्म्स होते हैं यहाँ पे होती है, पैरों के तलवों में होती है, हथेलियों में होती है। ठीक है, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो आगे जाकर ये एक सोराइटिक आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों को भी ये इन्वॉल्व कर लेती है। अच्छा जी। ठीक है, और इसके अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, चमड़ी झड़ती रहेगी, खारिश होती रहेगी, नई चमड़ी आएगी और देखने में बहुत खराब लगता है। और कई पेशेंट्स को मैं देखा कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो इससे भरी रहती है। अब इसका कारण क्या है, इसको मॉडर्न साइंस बोलती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा। ऑटो इम्यून मतलब कि जब हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जब आपके ही सेल्स के खिलाफ काम करने लगे। ये वैसे ही जैसे हमारे देश की आर्मी या पुलिस हमारे खिलाफ ही काम करने लगे, हमारे लोगों को मारना शुरू कर दे। करेक्ट। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में क्या होता है सर, कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो हमारे बॉडी के सेल्स के खिलाफ काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो सोराइसिस में क्या होता है, तो ये जो सिस्टम जब गड़बड़ा गया इम्यूनिटी का, तो हमारे स्किन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जल्दी जल्दी, तो ये प्रॉब्लम होती है। थोड़ा ऑटो इम्यून के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा और हम अपने दर्शकों को नॉलेज दें, तो ऑटो इम्यून का आज तक मॉडर्न साइंस कोई कारण नहीं समझ पाई। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में ये माना गया है कि जो आपका लाइफस्टाइल है, जो गलत हमारा खान पान है, वही आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। ओके। टॉक्सिन्स आपके शरीर में आए, उन्होंने आपके बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय किया। अगर आप बॉडी के अंदर इस तरह से बॉडी को यूज कराएंगे या फिर इस तरह से अपना खान पान रखेंगे, जैसे मैंने आपको ऋतुचर्या की बात करी थी, जैसे मैंने कहा कि लोग सर्दी में आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, गर्मियों में लोग गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं, 12 महीने लोग जो है ऐसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर गर्मी की बात की जाए तो लोग ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, पित्त बढ़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके शरीर के इंटरनल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अच्छा, एक लोगों को बड़ा क्रेज है, आजकल लोग पीते हैं जिसको बोलते हैं फ्रूट शेक्स, जैसे बनाना के साथ दूध पी लिया, मैंगो शेक। आयुर्वेद में इसके बारे में साफ कहा गया है कि ये संयोग विरुद्ध है। अच्छा। मतलब कि आपको फ्रूट्स के साथ मिल्क को नहीं लेना। ओहो, और आज तो शेक्स ये संयोग विरुद्ध है। गर्म के साथ ठंडा संयोग विरुद्ध है। हॉट चॉकलेट, ठीक है, उस पे आइसक्रीम डाल खाते हैं, आइसक्रीम डाल के खाते हैं। ठीक है, आप याद करिए बचपन में कहते थे कि बेटा अभी गर्म खाया है, अभी ठंडा मत पीना, अभी ठंडा खाया अब गर्म मत खाना। आप पार्टियों में जाएं, अभी जैसे गर्म और ठंडे की बात कर रहे हैं, तो पार्टियों में वहीं गुलाब जामुन रखिए और वहीं आइसक्रीम रखिए। हाँ, गरम गरम गुलाब जामुन, उस पे आइसक्रीम डाल खा रहे हैं। अच्छा, चलिए एक आधी बार तो चलो हो गया। कई लोगों की ये प्रैक्टिस बन गई है। एक होता है मात्रा विरुद्ध, एक होता है संयोग विरुद्ध। थोड़ा सा इसको हम और डीप ले जाते हैं। संयोग विरुद्ध,
स्यो मतलब कि आपका जो चीज गर्म या ठंडा, एक होता है मात्रा विरुद्ध। मतलब कि अगर आप खा रहे हैं तो कई लोग क्या करेंगे, जैसे मक्खन खाएंगे तो बहुत ज्यादा खाएंगे, थोड़ा लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि मात्रा जो है कितनी लेनी है। कई लोग ओवर लेते हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ, जैसे आप परोठा खा रहे हैं, नमक है उसमें डला हुआ है, आलू का परोठा, उसका दूध पी रहे हैं। तो आयुर्वेद में नमक और दूध को भी जो है वो कॉन्ट्राडिकेट माना गया है। अच्छा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप रेगुलर करेंगे, है ना, तो अगर आप बचपन से कर रहे हैं, तो जब हम कई बार बात करते हैं ना, हम पेशेंट से पूछते हैं सोराइसिस आपको है, तो हम पीछे बचपन पूछते हैं, बचपन में ऐसा करते थे? हाँ सर, मैंने मैंगो शेक बहुत खाया पिया है। तो फिर हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो है बॉडी का इंटरनल सिस्टम खराब है। तो हम सोराइसिस की बात कर रहे थे, बहरहाल हम कुछ किसी और टॉपिक में चले गए, लेकिन कारण यही है, ठीक है। तो सोराइसिस जो है बेसिकली इसको आयुर्वेद में एक कुष्ठ कहा गया है, ठीक है। इसका जो है बहुत अच्छा वर्णन आयुर्वेद में मिलता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी को नहीं होनी चाहिए। सही बात है, बहुत खतरनाक बीमारी है, मैंने बहुत पेशेंट्स इसके देखे। डॉक्टर साहब, आजकल तनाव हर एक के जीवन में जी, और उस तनाव के कारण कई बार, प्लस हमारे पास जो आज गैजेट्स हैं, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, ये गैजेट्स जो हैं हमारे पास, इनकी वजह से हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। हम बेड पर लेटते हैं तो काफी देर तक हम मोबाइल की रीलों को ही देख रहे होते हैं। सबके साथ स्ट्रेस जीवन में है और बहुत ज्यादा नींद भी हम प्रॉपर आज की डेट में नहीं ले रहे हैं। तो कहाँ तक आपको लगता है कि इन दोनों चीजों का हमारी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है? नहीं सर, देखिए, त्वचा तो एक आईना है ना। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, बिल्कुल, कि चेहरा देख के हम पता लगा लेते हैं इंसान का स्किन। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं या मेडिकल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किन का जो ओवरऑल हेल्थ है वो स्ट्रेस और स्लीप, इन दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। गट की हमने पहले बात करी, गट का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इस चीज को भी मैंने कहा ना कि कोई एक चीज नहीं है इसके अंदर। लोग बार बार सोचते हैं सर हम कुछ लगाने को दे दो, एक्ने हो गया कुछ लगाने को दे दो, कैसे ठीक कर दें। लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब 2-3 चीजें बता दीजिए जिससे स्किन पे क्या लगाएं कि ठीक हो जाए। अगर कारण अंदरूनी है तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। अब आपका प्रश्न था कि स्ट्रेस और स्लीप के ऊपर। देखिए, स्ट्रेस जिन लोगों को ज्यादा होता है उन लोगों के अंदर इंसुलिन स्पाइक होते हैं, ठीक है। उन लोगों की क्रेविंग ज्यादा होती हैं, वो मीठा भी ज्यादा लेते हैं, और ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के अंदर आपकी चेहरे के ऊपर ऑयल जो होता है वो ज्यादा सीक्रेट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर नींद प्रॉपर नहीं आ रही है तो सुबह आपका चेहरा डल होगा, ठीक है। धीरे धीरे इलास्टिसिटी कमजोर होनी शुरू हो जाएगी, अंडर आइज के ऊपर डार्क सर्कल्स दिखाई देने लग पड़ेंगे, ठीक है। एक्सेसिव जो आप मोबाइल यूज करते हैं, जो मैंने पहले बात करी, उसका बहुत बड़ा रोल है। खासकर एक तो ऐसे ये चिपका के, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग अब हेडफोन लाके यूज करना शुरू कर दें, वो भी गलत है ना। लोग आजकल मैं देखता हूँ पूरा दिन कानों में फिट करके घूमते रहते हैं। अब आपका जो सिस्टम है इन सब चीजों के लिए नहीं बना है, बिल्कुल। ये कभी कभी यूज करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को नींद की कमी रहती है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो उनके चेहरे पे झुर्रियां, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। करेक्ट। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा कि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि फाइन स्कार्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पिगमेंटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। तो स्ट्रेस और स्लीप, ये दोनों चीजें अगर आपकी बैलेंस नहीं है, मैं तो कहता हूँ स्ट्रेस तो खैर होना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल किसी से भी बात करो तो सभी कहते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं ना। कितना एक लाइन आंसर मिलता है मुझे, अरे सर स्ट्रेस तो आजकल सबको है, सबको है, लेकिन वो कितना है, और रिलीव करना भी आना चाहिए आपको, कि आपको पता होना चाहिए कैसे उसको रिलीव करें। एग्जैक्टली। अभी ये चैलेंज यहीं पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करते हैं लोग, स्ट्रेस को कम करने के लिए एडिक्टिव्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। स्मोकिंग के ऊपर चले जाते हैं, अल्कोहल के ऊपर चले जाते हैं। अब ये चीजें सही नहीं है ना सर, हम तो जानते हैं, ठीक है। और इनका असर, अल्कोहल का असर किस पर पड़ता है सर? लीवर के ऊपर पड़ता है, बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली एक साइकिल चलेगा, एक दूसरे चीजें इंटरलिंक्ड है। जी, बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा शुरू में आपने बात करी थी कि गट हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ, हमारा स्किन एक आईना होती है। जी। तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा बताएं कि गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी स्किन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस हद तक पड़ सकता है? देखिए सर, जो हमने पहले ही बात करी थी गट हेल्थ की, ठीक है। अगर डाइजेशन वीक है तो आयुर्वेद तो कहता है कि अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसका असर आपकी ओवरऑल बॉडी पर पड़ेगा, ठीक है। स्किन जो है बेसिकली उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है? आप जो खा रहे हैं वहीं से मिल रहा है। है। अगर आपका डाइजेशन वीक होगा
तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, अगर डाइजेशन वीक होगा, लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, लीवर हेल्दी नहीं है, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होंगे। ठीक है, ये टॉक्सिन्स आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसमें स्किन भी एक पार्ट है। ठीक है। दूसरा, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिन लोगों को भूख ढंग से नहीं लगती है, उन लोगों के अंदर, खासकर चेहरे की मैं बात करूं तो एक्ने की प्रॉब्लम होना, ठीक है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती हैं। अगर आपको स्किन को हेल्दी रखना है तो अपनी गट हेल्थ को जरूर मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये कि अच्छा खान पान करिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, हरी सब्जियों का उसमें यूज करिए, पानी ज्यादा पीजिए। करेक्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और उसका असर स्किन पर भी नजर आएगा। तो डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके समझा जी, बट शुरुआत करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सबसे पहले अगर मैं चेहरे की स्किन की बात करता हूं तो एक बेसिक स्किन केयर क्या होती है और क्यों जरूरी है? और रादर मैं एक और चीज में पूछना चाहूंगा कि किस एज ग्रुप से इसको शुरू कर देना चाहिए? देखिए, एज ग्रुप की तो बात की जाए, खैर बच्चा जो होता है उसके लिए भी स्किन केयर जरूरी है। जैसे आप टीनेज में आते हैं तो आपको अपने चेहरे का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए, जैसे आपने कहा। ठीक है, तो क्या रूटीन होना चाहिए ना, कैसे करना चाहिए? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दर्शक उसको याद कर लें। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन, ये है सुबह का CTMP। ओके, क्या हुआ सर? CTMP। हाँ, CTMP, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। ये सुबह करना है, सुबह करना है। और रात को CTM। ओके, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, सिंपल। कितनी देर का प्रोसेस है ये? 5 से 8 मिनट का। 5 मिनट सुबह देने, 5 मिनट रात को देने। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप अपने चेहरे की त्वचा को बचा सकते हैं। अब इसको समझते हैं ये है क्या। क्लींजिंग का मतलब क्या है? सफाई करना। आप पूरा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, इतना ज्यादा डस्ट हमारे चेहरे पे आता है, पॉल्यूशन आता है, तो आप जब घर पे पहुंचते हैं तो क्लींजिंग जरूर करें। शाम को क्लींजिंग जरूर करें घर पहुंच के। तो क्लींजिंग किससे कर सकते हैं? कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे एलोवेरा है, उससे आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आप स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लींजिंग किया। उसके बाद आता है टोनिंग। टोनिंग का मतलब क्या होता है कि आप स्किन को थोड़ा सा टोन करें, उसकी इलास्टिसिटी को इंप्रूव करें। ठीक है, टोनिंग का बेनिफिट क्या होता है? टोनिंग से स्किन के अंदर एक तरह से ग्लो नजर आता है। अच्छा। ठीक है, जो पोर्स ओपन होते हैं वो थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, स्किन इवन लगती है, सरफेस जो होती है वो सॉफ्ट लगती है टोनिंग करने। ठीक है, टोनिंग एक तरह से हम समझा जाए, जैसे कहते हैं ना, बहुत चेहरे पे चमक होती है, ग्लो करता है, वो आप करें। ठीक है, और फिर मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग का मतलब क्या है कि स्किन को थोड़ा सॉफ्टनर रखने के लिए स्किन फ्रेंडली ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका यूज करके थोड़ा उसको मॉइस्चराइज करें, मतलब कि उसको थोड़ा हम कहें कि न्यूरिश करें। ठीक है, तो ये तो आपने रात को कर लिया। अब जब आप सुबह उठे तो आपको क्या करना है? CTMP। रात को CTM, सुबह CTMP। क्लींजिंग किया, टोनिंग किया, मॉइस्चराइजिंग किया, लेकिन जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह काम पे, तो आपको क्या करना है सर? प्रोटेक्शन। किस चीज से? सन की रेस से। क्योंकि लोग किससे परेशान ज्यादातर होते हैं? झाइयों से, पिगमेंटेशन से, जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी थी। तो अगर उससे आपको बचना है, और देखिए उम्र के साथ साथ एक एज के बाद धीरे धीरे, अगर मैं चेहरे की त्वचा की बात करूं तो एक एज के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस आने ही आने हैं, आते ही हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना उसका ध्यान नहीं रखते। अगर आप टीनेज से इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप टैनिंग की प्रॉब्लम से, जो आपको झाइयां होती हैं, पिगमेंटेशन है, इन सब से आप बचे रह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर नॉलेज का अभाव है। तो आज का जो सेशन है उससे लोग ये चीज को समझ लें और CTMP को रेगुलर यूज करना शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सुबह के समय प्रोटेक्शन, और रात में सिंपली क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करनी चाहिए। बट अमूमन लोग ओवरऑल दिनचर्या में ऐसी क्या गलतियां कर जाते हैं? कई बार लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करते हैं, मगर उस दौरान भी क्या ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जिससे उल्टा उनकी स्किन खराब हो जाती है? देखिए सर, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो है अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज ना करना। आपकी स्किन किस टाइप की है, पहले तो हमें ये समझना होगा। स्किन बेसिकली 4 टाइप की होती है। एक होती है ऑयली, एक होती है ड्राई, एक होती है मिक्स्ड, और एक होती है सेंसिटिव स्किन। अब लोग क्या करते हैं, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं,
है ना, वो और ऑयली कर देगा skin ऑयली। को। ड्राई है तो ऐसे फेस वॉश को यूज कर रहे हैं जो और ड्राइनेस कर रहा है, ठीक है, तो सही प्रोडक्ट को यूज करना है ना। तो इसके लिए कैसे पता लगाएं, इसके लिए एक बहुत जबरदस्त एक हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है। अच्छा, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक चीज लेके भी यहाँ पे आया हूँ क्या बात है। कि अपने दर्शकों को हम बताएं। तो बेसिकली ये टिश्यू पेपर है और इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस टिश्यू पेपर को रात को अपने सिरहाने रख लेना है। सुबह जब आप उठते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर आपको अपना स्किन टाइप जानना है तो आपको क्या करना है, इस टिश्यू पेपर को अपने चेहरे पे ऐसे लगाना है और पैट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। फिर उसको आपको देखना है कि इस पे क्या चीज आ रही है। अगर ऑयलिंग आपके फोरहेड पे आती है, यहाँ पे दिखती है, नाक पर दिखती है, साइड में दिखती है, इसका मतलब आपका चेहरा ऑयली है, ठीक है। अगर ऑयल सिर्फ आपको ऊपर या टी जोन जिसको हम बोलते हैं, ये टी जोन है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये मिक्स टाइप है। ओके। अगर बिल्कुल भी आपको नहीं दिख रहा है तो वो ड्राई है, ठीक है। तो इन 3 चीजों से आप जो है ऑयली, ड्राई और मिक्स टाइप की स्किन के बारे में पता कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल सा बहुत सिंपल है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी इंसान अपने लिए कोई भी स्किन प्रोडक्ट चूज करना चाहता है, वो सबसे पहले इस टिश्यू पेपर को जरूर, मतलब इसको तो नहीं, मतलब अपने घर में एक टिश्यू पेपर रखे। और ये बड़ा कॉमन भी है, इजीली मिल जाता है टिश्यू पेपर, आप आसानी से इस टेस्ट को कर सकते हैं। हाँ जी। और उसके बाद ही प्रोडक्ट का चुनाव करें। हाँ, प्रोडक्ट का चुनाव करें, ठीक है। तो एक तो अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करें। अपना स्किन टाइप सबको पता होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये है कि हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना। कई लोग हेयर डाई यूज करते हैं, उसका असर स्किन के ऊपर पड़ता है, एमोनिया वाली, है ना। परफ्यूम जो मैंने पहले बताया, अल्कोहल बेस, उनका यूज नहीं करना है, ठीक है। कई स्किन के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर हार्श केमिकल्स हैं, उनका यूज नहीं करना है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और एक गलती जो युवा, जो किशोर अवस्था में जो प्रॉब्लम होती है एक्ने की, उसमें जो बच्चे करते हैं ज्यादातर, वो क्या करते हैं, पिंपल्स को दबाना शुरू कर देते हैं। अगर उनमें पस आ गई तो उनको फुटाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप उसको दबाएंगे तो क्या होगा, वो दोबारा से अंदर जाएगा और जो बैक्टीरिया था वो अंदर ही रह गया, ठीक है। तो इसको नहीं करना है। इसके साथ साथ कई लोगों को बड़ी आदत होती है बार बार गंदे हाथों से टच करना, ठीक है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए। मोबाइल का ज्यादा यूज करना, इसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और ओवर स्क्रबिंग, आजकल स्क्रबिंग की बहुत आजकल लोग एक टेंडेंसी बन गई है, मैं देखता हूँ। तो हार्श स्क्रबर्स का यूज कर रहे हैं और स्क्रबिंग भी इतनी जोर जोर से कर लेंगे। तो स्क्रबिंग का बेनिफिट क्या है कि जो आपके डेड स्किन सेल्स हैं चेहरे के, वो उसको रिमूव कर देता है, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्किन जो है वो डैमेज हो रही है, वो उसके बाद डेड भी हो रही है। तो चेहरे के जो बेसिकली अगर हमको थोड़ा ग्लोइंग रखना है तो स्क्रबिंग जरूरी है। तो पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, बेसन के उपटन से उसमें सब बना के स्क्रबिंग करते थे। अब आजकल बाजार में जो आ गए हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं, फिर लोग क्या करते हैं, उसको हार्शली बहुत तेजी करते हैं। तो आपने जो डेड सेल्स से वो तो रिमूव किए, हेल्दी सेल्स को भी डैमेज कर दिया। तो ओवर स्क्रबिंग से बचना है, ठीक है। प्लस स्क्रबिंग मुझे लगता है जितने भी लोगों को पिंपल्स है या दाने हैं, उनको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको चेहरे पे दाने हैं, बहुत ज्यादा पिंपल्स भरे हुए हैं, आपको स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि उससे वो एग्रीवेट करेगा, ठीक है। अदर इस केस में अगर वो जितनी बार हो सके अपनी स्किन को धोते रहें, वो ज्यादा बेहतर है। चाहे सिंपल पानी से धो लें, सुबह शाम क्लींजिंग कर रहे हैं और दिन भर में जितनी बार हो सके पानी से धो लें। तो एक्ने की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि काफी लोगों को इसकी प्रॉब्लम होती है, खासकर जो एडल्ट्स होते हैं, युवा होते हैं, तो उसमें कुछ चीजें वो ना करें। नंबर 1 तो ये है कि जो वो फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो ऐसा ना हो कि स्किन को ज्यादा ड्राई कर दे, क्योंकि ऑयल ज्यादा आ रहा है तो कई बार ऐसे फेस वॉश का यूज कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा ड्राइनेस, फिर वो खिंचाव आना शुरू हो जाता है, करेक्ट, ओवर ड्राइनेस हो जाती है, वो भी प्रॉब्लम है सर। नंबर 2 क्या है, अपना जो टॉवल है, ठीक है, उसको अलग रखें, ठीक है। 2-3 टॉवल रखें, प्रॉपर सूखा हुआ टॉवल ही, उससे पैड ड्राई करें और रगड़े नहीं पिंपल्स को कभी भी, हल्के हाथ से पैड ड्राई करें, ठीक है। फास्ट फूड को बंद कर दें और पिंपल्स को दबाना नहीं है, बिल्कुल। तो अगर ये सब चीजें करेंगे तो बहुत जल्दी उनको धीरे धीरे रिलीफ आना शुरू हो जाता है। आप ऐसे इस तरह से अपने स्किन केयर की रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं, करेक्ट। इसके अलावा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि किन किन तरीके की और प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन में, जिसमें हम डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इनकी बात कर रहे थे, या हाइपर पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो वहां उसकी देखभाल कैसे करें? देखिए, अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले कारण जानना है, ठीक है। हमें कॉज के ऊपर काम करना है, ठीक है। कारण क्या है उस पर ध्यान देना है। जैसे कारण मैंने आपको पहले गिनाए, तो एक तो नॉर्मल है, ठीक है। दूसरा, देखिए, अगर हो गया है, पहले तो इसको प्रिवेंशन है कि ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
हेल्दी डाइट लेनी है, नींद अच्छी लेनी है, सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। आपको प्रोटेक्शन करना है, सनस्क्रीन लगाना है। अगर हो गया है तो उस केस में आपको क्या करना है कि एक तो जब भी आपको बाहर निकलना है तो सनस्क्रीन लोशन का यूज करिए। अब सनस्क्रीन लोशन भी बाजार में कई तरह के आते हैं, ठीक है, तो आपको एक बढ़िया सनस्क्रीन लोशन का यूज करना है। अब कैसे पता लगेगा कि सनस्क्रीन लोशन बढ़िया है? तो उसमें एक फैक्टर आता है, इसको हम बोलते हैं SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि वो सनस्क्रीन लोशन कितने समय तक आपको प्रोटेक्ट करेगा सनबर्न से। जब आप बाहर जाएंगे तो कितनी देर तक वो आपके चेहरे को बचाएगा। तो आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज करें जिसमें SPF जरूर पड़े। तो सनस्क्रीन आप लोशन लें तो उसमें पढ़ें कि उसका SPF कितना है। जितना ज्यादा SPF उतना बेहतरीन वो आपका सनस्क्रीन लोशन काम करेगा। मार्केट में तो 30 भी है, 45 भी है, 60 भी आते हैं। क्या सभी के लिए उपयुक्त है? तो देखिए सर, इसका सिंपल सा एक रूल है कि ऐसा सनस्क्रीन लोशन जिसमें SPF की हमने जो बात करी है, अगर वो 40 के आसपास रहता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कम वाला लेंगे, इसमें क्या होता है कि आपको ये समझना है कि अगर आप कितनी देर तक धूप में रहते हैं, अब आप सुबह से लेकर शाम तक ज्यादा काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपको ज्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। धूप का जो UV रेज का एक्सपोजर ज्यादा होगा, तो उसमें आपको कुछ ऐसा यूज करना है जो लंबे समय तक आपको जो है प्रोटेक्शन दे। ठीक है। तो अमूमन तौर पर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अगर SPF 40 है तो मतलब ये माना जाता है कि लगभग 400 मिनट तक आपको जो है प्रोटेक्शन दे सकता है। तो 400 मतलब प्रोटेक्शन तो हमें, धूप तो हो गई एक बात, धूप के अलावा आप जैसे लाइट में आप बैठे हैं तो लाइट का भी रेडिएशन हो रहा है, मोबाइल आप देख रहे हैं उसका भी रेडिएशन हो रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं SPF तो हमें उन सारे प्रोटेक्शन से यूवी रेज तो आपको मोबाइल से भी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो अब महिलाएं घर में खाना बना रही हैं, गैस के आगे खड़ी हैं, तो वो फ्लेम से भी तो रेडिएशन हो रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अगर SPF 40 की बात करें तो लगभग आपको 6-6.5 घंटे का आपको जो है ये प्रोटेक्शन दे देता है। इसके ऊपर जाने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक आप कोई चीज चेहरे पे लगा के रखेंगे तो नेचुरल ब्रीथ कहाँ से मिलेगा स्किन को, है ना? खुली जो हवा है जो है वो भी तो एक स्किन के सेल्स को जरूरी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो इतना भी आप ज्यादा देर तक भी सनस्क्रीन को ना लगाएं, ठीक है? तो आप जो है SPF 40 का जो है सबसे सेफ है मेरे हिसाब से, टेक्निकली देखा जाए तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन का जरूर यूज करें, ठीक है? और ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ आयुर्वेद के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां जिनकी हम बात करेंगे, उनका अगर आप यूज करते हैं तो आप इस पिगमेंटेशन को जो है ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बातचीत में भी पीछे बात की थी कि फंगल इन्फेक्शन भी आज की डेट में बड़ा कॉमन है। तो सोराइसिस है या फंगल इन्फेक्शन है, अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो वहां पर उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए सर, आपने बात करी फंगल इन्फेक्शन और सोराइसिस की। मैं कहना चाहूंगा कि ये ना बहुत प्रॉब्लम करती हैं पेशेंट्स को, और मैंने सालों दर साल लोग देखे हैं इनके लिए मेडिसिन को लेते हुए, ट्रीटमेंट को लेते हुए। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके ट्रीटमेंट को समझ नहीं पाते हैं। एक तो ये है कि जब आपको थोड़ा सा आराम दिखता है तो आप ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, ठीक है? दूसरा है कि आपको ये समझना है कि किन किन चीजों से ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि इन चीजों से मेरी प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, ठीक है? जैसे गर्म चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, फंगल इन्फेक्शन खासकर मैंने आपको पहले बताया कि ज्यादा पसीने की जगह पे, जहाँ पे ज्यादा गर्म तापमान होता है वहां पे, जैसे हमारे आर्म्स पिट हो गए, ग्रोइन हो गया, कूल्हे हो गए, यहाँ पे ज्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्लीनिंग प्रॉपर रखें, ठीक है? तो ये चीज रखें, ठीक है? दूसरा, आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद के अंदर ये माना गया है कि अगर कोई भी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि ठीक नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा हमें। और गट हेल्थ के साथ साथ बॉडी को क्या करना पड़ेगा सर? डिटॉक्स करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो टॉक्सिन्स बॉडी से नहीं निकलेंगे, शरीर की गंदगी नहीं साफ होगी, देखिए टॉक्सिन्स बॉडी से क्लीन हुए तो बॉडी की इम्यूनिटी ठीक होना शुरू होगी। देखिए फंगल इन्फेक्शन में क्या हो रहा है? फंगस आ रहा है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी तो फंगस से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सोराइसिस क्या है सर? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो वहां पे भी आपको इम्यूनिटी को ठीक करना पड़ेगा। दोनों चीजें वहां पर एप्लीकेबल हो रही हैं। तीसरी चीज, आपने बॉडी को डिटॉक्स किया। नंबर 1, डिटॉक्स किए बिना इनमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। और एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं आपको, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है और सोराइसिस है, तो आपके अंदर पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी। कई बार पेशेंट्स लोग सोचते हैं कि यार डॉक्टर साहब 2 महीने खा लिया, अब ठीक हो गया, अब छोड़ देते। नहीं, इनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है।
तो डॉक्टर साहब ये तो हुई अभी सारी बातचीत, मगर मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, बीइंग एन आयुर्वेदाचार्य, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का स्किन हेल्थ के ऊपर क्या रोल है? देखिए, आयुर्वेद के अंदर तो मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि एक कंप्लीट साइंस है। ठीक है, ऋषि चरक ने अपनी चरक संहिता के अंदर प्रॉपरली एक चैप्टर लिखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, कुष्ठ अध्याय के नाम से। कुष्ठ को वैसे तो आज के समय में लेप्रेसी बोला जाता है, लेकिन आयुर्वेद में सारी स्किन प्रॉब्लम्स को कुष्ठ रोग के अंदर माना गया था। तो पूरा एक चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, और एक जगह नहीं, 2-3 जगह पे लिखा गया है, और प्रॉपर उसका कारण बताए गए हैं, डायग्नोसिस कैसे करना है और क्या उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आयुर्वेद जो है बेसिकली, देखिए होता क्या है, हम मॉडर्न साइंस की बात बार करते हैं। मॉडर्न साइंस बहुत अच्छी पैती है, बहुत एडवांस है, हमें रोजमर्रा में मदद भी करती है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अगर हम देखा जाए तो खासकर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसे सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या है कि बेसिकली ज्यादातर फोकस जो है वो टॉपिकल ट्रीटमेंट के ऊपर है, यानी कि स्किन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज को रिलेट नहीं करते हैं एज अ होल बॉडी के साथ। आयुर्वेद जो है ये मानता है कि अगर स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरनल सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। करेक्ट। वात पित्त कफ दोषों की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद ये भी कहता है कि पित्त दोष अगर ज्यादा बढ़ता है तो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक तो हम पित्त को आयुर्वेद में कंट्रोल करते हैं, नंबर 1। ओके, ठीक है। दूसरा, आयुर्वेद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी हमने एक पॉडकास्ट में बात करी थी कि मन शरीर आत्मा, हम तीनों चीजों को होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। बिल्कुल। तो हमने स्ट्रेस की बात करी, तो आयुर्वेद के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योगा मेडिटेशन का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने बात करी। तीसरी चीज है गट हेल्थ। यदि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपके स्किन की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो गट हेल्थ यानी कि आपका लीवर, आपके इंटेस्टाइन्स, उनके ऊपर प्रॉपर उनकी फंक्शनिंग हो, तो उसके अंदर आयुर्वेद के अंदर बहुत ब्यूटीफुली मेंशन है। एलोवेरा का वर्णन मिलता है, ठीक है, गौमूत्र का वर्णन मिलता है, ठीक है, कई ऐसी औषधियां हैं जैसे हल्दी है, ठीक है, चंदन है, इनका वर्णन मिलता है, कुटकी है, गिलोय है, नीम के बारे में तो हम सब जानते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम्स में नीम कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, ये तो मैंने कुछ आपको गिनाई है। मंजिष्ठ नाम की एक औषधि है जिसको स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। हल्दी का हम तो वर्णन समझते जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनका वर्णन मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद जो है वो सेफ है। ठीक है, मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो देखिए गलत नहीं है, मैं बाबा ये कहता हूं कि हमारा मकसद ये नहीं कि हम उनको गलत बोले, लेकिन जो उनके टेक्स्ट में लिखा है हम वो भी वही कोट कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि आप स्टीरॉयड की क्रीम को ज्यादा यूज करते हैं, तो ओवर टाइम जब आप स्टीरॉयड्स को ज्यादा यूज करते हैं तो स्टीरॉयड्स आपकी स्किन को क्या करते हैं सर? पतला कर देता है, एट्रोफी कर देता है वहां पे वो। ठीक है, आप सेंसिटिव जगह पे स्टीरॉयड्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, ओवर द टाइम, अच्छा फिर स्टीरॉयड्स की ये कैटेगरी, ओवर द टाइम क्या होता है, अगर आप उनको लगाएंगे तो बॉडी उनको रिएक्ट करना बंद कर देती है, फिर उससे हाई ईयर में हम जाते हैं। ऐसे ही जितने भी इन्फेक्शंस है उसके अंदर जितनी भी स्किन की ऑइंटमेंट्स लोग यूज करते हैं, कई बार बॉडी उसको रेजिस्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं आयुर्वेद के अंदर नहीं हमको देखने को मिलती। ठीक है, तो सेफ है, नेचुरल है, और आपको होलिस्टिकली जो है आयुर्वेद जो है बेनिफिट देता है। ग्रेट। मगर डॉक्टर साहब एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि आयुर्वेद में इतने सारे जो हमारे औषधियां हैं जिनकी ज्यादातर, बिल्कुल, ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। हाँ। चलिए हल्दी के बारे में पता है, चंदन के बारे में पता है, थोड़ा सा नीम के बारे में थोड़ा सा पता है, ये जो गिनी चुनी चीजें हैं तो लोगों को पता है, मगर ज्यादातर जो ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसी जो औषधियां हैं, उनके बारे में लोगों को पता नहीं है। जी जी। क्या आईएमसी के पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है? बिकॉज आईएमसी को हम आयुर्वेदा का सिनोनिम्स मानते हैं, तो आईएमसी में ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं जो हमारी स्किन के लिए बेहतर हो सकते हैं? स्पेशली अगर हम बात करते हैं टॉपिकल लगाने के लिए, जो हमने क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर और प्रोटेक्शन की बात करी, और साथ साथ होलिस्टिकली अंदरूनी तौर पर आपकी स्किन को बेहतर रखने के लिए हमारे पास क्या क्या उत्पाद हैं और कैसे उनको इस्तेमाल करना चाहिए सो दैट हम उनका बेनिफिट ले सके? जी बिल्कुल। देखिए आईएमसी ने, जैसे आपने बताया कि हम एक आईएमसी को सिनोनिम ही मानते हैं, और 18 साल की इस जर्नी के अंदर आईएमसी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए। तो अब स्किन केयर की, ठीक है, जिसको हम ब्यूटी केयर भी बोलें, एक तो ब्यूटी की बात करें, खूबसूरती की बात करें, तो उसके ऊपर एक पूरी रेंज हमने बना दी है। ठीक है, हमने जो CTMP की बात करी थी, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, जो डेली आपके चेहरे की स्किन केयर का है, तो उसके लिए तो हमारे पास प्रॉपर एक रेंज है। तो उसमें हमारे पास जो है हमारा एलोवेरा फेस वॉश है। ठीक है, हमारे पास हल्दी चंदन फेस वॉश है, हमारे पास चारकोल का फेस वॉश है। आप उनका यूज कर सकते हैं एज पर योर स्किन की, जैसे आपकी कंडीशन है उस हिसाब से। ठीक है,
तो टोनिंग के लिए हमारे पास फेस टोनर है, रोज वाटर भी है, आप उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग के लिए हमारे पास एलोवेरा मॉइस्चराइजर है, आप उसको यूज करिए। और एलोवेरा तो स्किन फ्रेंडली है, बिल्कुल। मतलब एलोवेरा से बढ़िया तो कोई स्किन के लिए कोई मैं समझता नहीं कि जड़ी बूटी है, खासकर फेस के लिए। बिल्कुल, ठंडक देता है, इरिटेशन नहीं होने देता है, ठीक है। स्कार्स को बहुत जल्दी खत्म करता है, पिगमेंटेशन को एलोवेरा खत्म करता है। ओके, तो हमारे हर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं एलोवेरा हमने इंड्यूस किया हुआ डाला हुआ है। वेरी नाइस, ठीक है। तो एलोवेरा का आप यूज करेंगे, और वो भी एलोवेरा ऐसा नहीं है कि मतलब आप, अब कई बार लोग बोलते हैं सर हमारे घर में लगा है, तो मैं उनको बार बार इस बोलता हूँ कि भाई 300 तरह के एलोवेरा आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, 200 या 300 के करीब होंगे आई थिंक सो, और उसमें से 2 या 3 ऐसे हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, बाकी में तो है ही नहीं। तो और जो 2-3 है उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है एलोबार्बिडेंसिस मिलर। कई लोगों को, हमारे जो आईएमसी में जो लोग हैं वो तो इस चीज को समझ गए हैं, लेकिन जो आईएमसी में नहीं है बाकी लोगों को पता नहीं। तो मैं सबको कहना चाहूंगा जो भी आज इस चीज को सुन रहे हैं, जो एलोबार्बिडेंसिस मिलर है वो सबसे बेस्ट एलोवेरा की प्रजाति है, और उसको हम खुद कल्टीवेट कर रहे हैं हमारे फार्म हाउस में, हम उसका यूज कर रहे हैं उसमें। करेक्ट। तो आप जो एलोवेरा का जो हमारा मॉइस्चराइजर है उसको यूज करिए। ऐसे हमारे पास कई क्रीम्स हैं, जैसे आलमंड क्रीम है हमारे पास, आप उसका यूज कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम हमारे पास है, उसका यूज कर सकते हैं। तो जो हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, तो उसके लिए जो है सनस्क्रीन लोशन आपको यूज करना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी बात हो रही थी कि कौन सा एसपीएफ सबसे बेटर है, तो 40 जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि आप 40 के आसपास एसपीएफ को यूज करें, तो हमारा जो सनस्क्रीन लोशन है उसका एसपीएफ 40 है, तो उसका आप यूज करें। तो ये तो मॉर्निंग रूटीन की बात होगी, सीटीएमपी जो हमने बात करी। नाइट में आपको क्या करना है, क्लींजिंग तो करनी है, टोनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है, और उसके बाद आपने स्किन की जो है एक तरह से हम कहें तो ग्लोइंग के ऊपर काम करना है। क्योंकि रात को क्या है, स्किन रेस्ट मोड में चली जाएगी, रिपेयर में चली जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है उस समय, विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो कोलेजन की हमने बात करी, ये कोलेजन के सिंथेसिस में मदद करता है। अच्छा, ठीक है। स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद करता है। ओके। स्कैरिंग यानी कि निशान जो चेहरे पे पड़ते हैं उससे इसको बचाता है, ठीक है। डार्क स्पॉट्स वगैरह से इसको बचाता है। तो हमारे पास अपना, हमने आईएमसी का एक विटामिन सी जो है सीरम, जो अभी हाल ही में हमने लॉन्च किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और बहुत अच्छा वो प्रोडक्ट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेयरनेस क्रीम है हमारे पास, एंटी रिंकल क्रीम है, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। हमने स्क्रबिंग की बात करी है, तो ये तो डेली रूटीन जो मैंने आपसे बात करी, बिल्कुल। एक होता है वीकली रूटीन, हाँ जी, ठीक है। तो वीकली रूटीन में आपको क्या करना है, स्क्रबिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार जो है स्क्रबिंग, तो हमारे पास हमारा जो स्क्रबर है वो भी दैट इज आल्सो नेचुरल स्क्रबर, ठीक है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप जो है जब भी अगर कोई अपना स्किन केयर प्रोडक्ट बाजार से खरीदा है, तो ये देखें कि वो आपकी स्किन के लिए सेफ है या नहीं। करेक्ट, ठीक है। पैराबिन फ्री है या नहीं, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सारे केमिकल्स का स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ता है। तो हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज करें। जब हमारे आयुर्वेद में इतना कुछ है, हाँ, तो फिर केमिकल क्यों जब भगवान ने इतना बड़ा आयुर्वेद हमारे हाथ में दे दिया, है ना। आयुर्वेद की जो है वो कहीं से पैदा नहीं हुआ। आयुर्वेद में कहा गया है कि ना ये पैदा हुआ ना ये खत्म होगा, ये मतलब ब्रह्मा जी ने हमें दिया है। बिल्कुल। तो ये ज्ञान जब हमारे भगवान ने साक्षात दिया है, तो हम उसको ही जो है हम उसको कोई नहीं यूज करते, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि पर्सनल केयर के लिए, ब्यूटी केयर के लिए जो है आयुर्वेद का उपयोग करना है। तो ये तो आपका एक स्किन का हो गया जो हमने बात करी, ठीक है। अब दूसरा जो सवाल आपका ये है कि जो ये स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए नंबर 1 डिटॉक्स करना है। ओके। तो जैसे आप एक्जिमा की बात करें, चाहे सोराइसिस की बात करें, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो डिटॉक्स करिए। तो डिटॉक्स के लिए नंबर 1 सबसे अच्छा है एलोवेरा जूस। एलोवेरा सुबह आप खाली पेट 30 ml लेते रहिए, आप ऑटोमेटिकली देखिएगा गट को भी क्लीन करेगा, इंटेस्टाइन्स को भी वो साफ करेगा, टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करेगा। सोराइसिस, एक्जिमा के अंदर गोमूत्र जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अच्छा। क्योंकि गोमूत्र जो है बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को और जल्दी बेहतरीन तरीके से करता है। हालांकि एलोवेरा करता है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं स्किन की बात कर रहा हूँ। ओके। तो आप गोमूत्र का यूज कर सकते हैं 15 से 20 ml अपनी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। गोमूत्र है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती है ना, मतलब क्योंकि आयुर्वेद में रक्त जो है, रक्त की दृष्टि यानी कि जब ब्लड जो है उसके अंदर टॉक्सिन ज्यादा जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स लीवर से आए, बॉडी का गट ठीक नहीं था, टॉक्सिन्स आपका खान पान की वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए, वो सारे कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली ब्लड में जा रहे हैं, घूम रहे। तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हमने एक ब्लड प्योरीफायर बनाया, सिरप है ये,
आप इसको यूज कर सकते हैं 10 ml दिन में 2 से 3 बार। एक्ने की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन यूज कर सकते हैं। नीम की बात हम करते हैं, नीम कितना जबरदस्त है। नीम तो कहते हैं कि मतलब कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, नीम तो रामबाण है। बिल्कुल। तो हमने नीम प्योर नाम की एक टेबलेट निकाल दी, उसमें स्पेसिफिकली नीम ही मौजूद है। नीम की टेबलेट है वो। तो आप उसको यूज करें, चाहे आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम है उसको आप ऐड ऑन कर लें। ठीक है, नीम प्योर हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे एक्ने की प्रॉब्लम है या आपको सोराइसिस है, तो वहां पे लगाने के लिए खासकर ऐसी जगहों पे जो है आपको लुब्रिकेशन भी चाहिए, लेकिन एक्ने में क्या है, ऑयली नहीं होना चाहिए। तो आप एलोवेरा जेल हमारा लगा सकते हैं। हमने स्पेसिफिकली एलोवेरा का जेल बनाया हुआ है। आप एलोवेरा का जेल दिन में 2-3 बार लगाइए। ठीक है, सोराइसिस में भी आप जहाँ पे ड्राइनेस होती है वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ठीक है, एक्जिमा हो गया या कोई और स्किन की प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे पास एक स्किन गार्ड नाम से ऑइंटमेंट आता है। आप उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोलेजन जो है उसको बनाने के लिए आप विटामिन सी जो सीरम मैंने वो उसकी बात करी, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हल्दी का बहुत अच्छा रोल है ना। हल्दी तो मतलब कहते हैं त्वचा के लिए बहुत अच्छी है, स्किन के लिए ग्लो लेके आती है, इन्फेक्शन को दूर रखती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। चाहे सोराइसिस है, चाहे एक्जिमा है, चाहे फंगल है, आप हल्दी को यूज करिए। हल्दी की ड्रॉप्स 1 से 2 बूंदे आप यूज कर सकते हैं पानी में मिला के। तो हमारी अपनी हल्दी की जो ड्रॉप्स है, जिसके बारे में हम बार बार पॉडकास्ट में बात करते हैं। तुलसी भी हमारे पास है, हम उसका भी आप यूज करिए। ठीक है, तुलसी जो होती है हीलिंग में भी बड़ा अच्छा काम करती है। अगर एक्ने है तो थोड़ा बहुत तुलसी की 1-2 बूंदे हेलो जेल में मिला के आप लगा सकते हैं। सोराइसिस में भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बार बार इन्फेक्शन होता है आपको, जैसे खासकर फंगल की बात करूं, कई बार एक्जिमा में भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, डर्मेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें हमारे पास एक इन्फेक्टो केयर टेबलेट आती है। आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए काफी जड़ी बूटी हमने डाली है। तो आप ग्लो वाला हमने उसमें डाला है, तो आप उसको रेगुलरली यूज कर सकते हैं। तो कितना लेना होता है इन्फेक्टो केयर? 1 सुबह 1 शाम आपको उसको यूज करना है। ठीक है, विटामिन सी जो है वो तो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमने पहले ही बात करी है। तो हमने हमारे पास एक टेबलेट है हर्बल टेंगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। वो हिमालयन बेरी, आंवला और ऑरेंज वगैरह, इसको हमने मिला करके एक टेबलेट बनाई है हर्बल। उसको आप 1-1 सुबह शाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये तो एक मतलब ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आप और गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो हमारे कस्टमर केयर जो है कंपनी का, आप उस पर कॉल करिए 9809843098। उस पर कॉल करिए। मैं एक बार फिर नंबर दोहरा देता हूँ, 9809843098। इस नंबर पे हमारे जो लोग हैं, जो भी जिनको कुछ प्रॉब्लम है, वो कॉल करें, तो हमारे कंपनी के डॉक्टर से बात करें और अपनी स्किन के लिए बेस्ट प्रोडक्ट जो है चूज करें और उसको यूज करें। वेरी राइट डॉक्टर साहब। अब चलते चलते मैं चाहूंगा वो टॉप 5 सीक्रेट बता दीजिए जिससे एक स्किन को ब्यूटीफुल बनाए रखा जा सके। नहीं, टॉप 5 सीक्रेट तो एक तो ये है कि हंसते रहें। ठीक है, खुश रहें। ठीक है, हंसें, चेहरा तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। कई लोग हम देखते हैं, उनका चेहरा जैसे कहते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए, लगेगा यार देखो तो हमेशा देखो इसके तो मतलब 12 बजे रहते तेरे चेहरे पे, है ना। तो वो नहीं, खुश रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा है अच्छी नींद लीजिए। ठीक है, नंबर 2 है अच्छी नींद लीजिए, एम्पल स्लीप, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। तीसरा है पानी पीजिए। ठीक है, डेली 2 से 3 लीटर पानी पीजिए। ठीक है, चौथा है अच्छी डाइट लीजिए। ठीक है, हरी सब्जियां हैं उनका यूज करिए, फलों का यूज करिए। ठीक है, इन सब चीजों का यूज करिए। व्यसनों से दूर रहिए। ठीक है, मोबाइल टाइम, स्क्रीन टाइम कम करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने लिए हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू कर दीजिए। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए। आप इन चक्रों में मत पड़िए। अगर क्योंकि देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, शरीर किसका? अपना है, हमारा। ठीक है, तो अगर हमारा शरीर है, या तो हम किसी और का शरीर समझ लें तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जो भी चीज आप यूज करें दिन में अपने बॉडी में अंदर डालने के लिए, मतलब खा रहे हैं आप, कुछ भी खा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, उसमें आपको हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए या फिर हर्बल आयुर्वेद की तरफ ही आपको जाना है। तो ये 5 चीजें आप करें, खुश रहेंगे। वेरी राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे सारे ऑडियंस को प्रदान करी है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज का जो टॉपिक था, जिस पे हमने बात की कि त्वचा जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसमें बहुत सारी आज नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उन प्रॉब्लम के कारण क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे रोकथाम की जा सकती है, उनसे बचा जा सकता है, समय रहते उन पर ध्यान कैसे दिया जा सकता है। और साथ साथ हमने देखा
कि अगर हम यंग एज से ही अपनी बेसिक स्किन केयर की रूटीन फॉलो करने लग जाएं, जिसको हमने बात की क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के रूप में, सुबह के समय प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है और रात के समय रिपेयर एंड मेंटेनेंस, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के बाद ज़रूरी है, तो उसकी हमने बात की। प्लस खान पान में हमने हेल्दी डाइट की बात की, और भगवान न करे अगर कुछ चैलेंज शुरू हो गया है तो वहाँ पर हमने आयुर्वेद के भी कुछ प्रोडक्ट को देखा, जिसमें एलोवेरा की मुख्यतः हमने बात की कि वो लगाने के लिए भी है और साथ साथ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और गट हेल्थ अच्छी है यानी स्टमक, पेट आपका अच्छा है, तो आपकी स्किन हमेशा चमकदार बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत जानकारी लेके आया होगा, बहुत जानकारीप्रद आपको लगेगा, और आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास जितने भी आपके लोग हैं उनको भी ये बहुत अच्छी जानकारी देने का एक माध्यम बनेगा। तो इस पॉडकास्ट को अपने सभी लोगों के बीच शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं जल्दी अगले किसी पॉडकास्ट में, अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड IMC।